डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 के पेपर 2 के टॉपिक ड्रीम के अंतर्गत जुंगियन थ्योरी ऑफ ड्रीम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग फ्राइडियन थ्योरी ऑफ ड्रीम पर चर्चा कर चुके हैं। जूंग फ्राइड के प्रिय शिष्य थे। इन्होंने मनोविश्लेषण के प्रसार एवं प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन कुछ बिंदुओं खासकर लिबिडो, अनकॉन्शस तथा स्वप्न की व्याख्या में मतभेद होने के कारण इन्होंने 1912 ईस्वी में फ्राइड से अलग होकर एक स्कूल की स्थापना की, जिसे विश्लेषणात्मक स्कूल या एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है। जूंग ने फ्राइड के स्वप्न सिद्धांत से अलग एक स्वप्न सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसे जूंगियन थ्योरी ऑफ ड्रीम और ऑटो सिंबॉलिक थ्योरी ऑफ ड्रीम के नाम से जाना जाता है। जूंग ने अपने इस सिद्धांत में अचेतन के महत्व को स्वीकार किया है, परंतु इसकी महत्ता के बारे में यूंग का विचार फ्राइड के विचार से भिन्न है। फ्राइड द्वारा वर्णित अचेतन मूलतः व्यक्तिगत अचेतन है, लेकिन स्वयं फ्राइड ने इसका कोई नामकरण नहीं किया है तथा इसे अचेतन के नाम से ही पुकारा है। परंतु यूंग ने अचेतन मन को दो भाग में बांटा है। पहले को व्यक्तिगत अचेतन या पर्सनल अनकॉन्शस तथा दूसरे को जातीय या सामूहिक अचेतन रेशियल और कलेक्टिव अनकॉन्शस के नाम से पुकारा है। यूंग के अनुसार व्यक्तिगत अचेतन में प्रत्येक व्यक्ति के निजी अनुभूतियों से संबंधित दमित इच्छाएं होती हैं। इसमें नैतिक एवं अनैतिक तथा कामुक एवं अकामुक दोनों तरह की इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अचेतन भिन्न भिन्न होता है। सचमुच में यूंग ने व्यक्तिगत अचेतन को अचेतन का ऊपरी सतह अपर लेयर माना है। सामूहिक या जातीय अचेतन में ऐसी बात नहीं होती है। इसमें पूर्वजों की इच्छाएं, संस्कार आदि संचित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तथा दूसरी से तीसरी पीढ़ी में और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। यही कारण है कि सामूहिक या जातीय चेतन प्रत्येक मानव जाति में एक समान होता है। यूंग के अनुसार सामूहिक या जातीय चेतन अचेतन का निचली स्तर होता है। यूंग के अनुसार स्वप्न में दोनों ही अचेतन अर्थात व्यक्तिगत अचेतन एवं सामूहिक अचेतन की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि सभी स्वप्न के लिए दमन आवश्यक नहीं है। जिन स्वप्नों में व्यक्तिगत अचेतन की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है, उनके लिए दमन आवश्यक है। चूँकि स्वप्न में सामूहिक अचेतन की इच्छाओं की भी अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए स्वप्न का विषय कभी कभी बहुत ही विचित्र एवं हास्यपद दिख पड़ता है। यूंग ने स्वप्न के अपने इस सिद्धांत में फ्राइड की कामुक इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया है और उसके जगह पर जीने की इच्छा विल टू लीव को ही मौलिक इच्छा बतलाया है। इस मौलिक इच्छा की पूर्ति व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में तरह तरह के क्रियाओं के द्वारा करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति ने इन इच्छाओं की पूर्ति कुछ विशेष कारणों से संभव नहीं हो पाती है। जब किसी बाधा के कारण व्यक्ति के जीने की इच्छा अवरुद्ध हो जाती है, तब यह विपरीत दिशा की ओर लौट जाती है, जिसे रिग्रेशन कहा जाता है। इस रिग्रेशन के फलस्वरूप विल टू लीव की इच्छाएं चेतन से अचेतन मन में चली जाती हैं। स्वप्नों में यही इच्छा अपना रूप बदलकर यथासंभव अभिव्यक्त होती हैं। यूंग ने फ्राइड के समान ही अपने सिद्धांत में सिंबल्स के महत्व को स्वीकार किया है, परंतु एक विशेष अर्थ में यूंग फ्राइड से भिन्न है। फ्राइड ने इन सिंबल्स को यूनिवर्सल माना है, अर्थात इनके लिए इसका अर्थ सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। परंतु
जूंग ने इन प्रतीकों का व्यक्तिगत कहा है, अर्थात इसका अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है। जूंग के अनुसार एक ही सिंबल विभिन्न संस्कृति में रहने वालों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। सिंबल के अर्थ पर व्यक्ति के वर्तमान आवश्यकता, सफलता, असफलता तथा उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। अतः जूंग के अनुसार सिंबल का संबंध सब्जेक्टिव होता है। जूंग ने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में यह बतलाया कि स्वप्न का संबंध व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से रहता है। स्वप्न के द्वारा सिर्फ इच्छा की ही पूर्ति नहीं होती है, बल्कि भविष्य में आने वाली घटनाओं की भी जानकारी होती है। इसीलिए उनका कहना था कि स्वप्न की महानता उसके भविष्यवाणी में छिपी रहती है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने एक प्रोफेसर मित्र की चर्चा की है, जो पहाड़ पर भ्रमण करने के आदी थे और साथ ही साथ यूंग के द्वारा दिए गए स्वप्न की व्याख्या का खिल्ली उड़ाया करते थे। एक बार उनके मित्र ने स्वप्न में देखा कि वे पहाड़ से गिर रहे हैं और उनका पैर आकाश की तरफ है। यूंग ने अपने मित्र के इस स्वप्न की व्याख्या करते हुए बतलाया कि वे पहाड़ पर नहीं जाएं, नहीं तो पहाड़ से गिरने से इनकी मृत्यु होगी। भविष्य में पहाड़ से गिरने के कारण ही उनकी मृत्यु उसी प्रकार हुई जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा है। यूंग ने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में यह भी बतलाया कि स्वप्न सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति ही नहीं करते हैं, बल्कि कर्तव्य की ओर भी व्यक्ति को चलने के लिए निर्देशित करते हैं। इन्होंने स्वप्न की व्याख्या के क्रम में सेकेंडरी एलोबरेशन की घटना की भी चर्चा की है। यूंग के अनुसार इसी घटना के आधार पर व्यक्ति निरर्थक एवं असंगत स्वप्नों को संगत एवं संगठित बनाने में सफल होता है। यूंग ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न मैन इन द सर्च ऑफ सोल में स्वप्न संबंधी अपने विचार को व्यक्त करते हुए यह बतलाया है कि स्वप्न में सभी प्रकार की दमित इच्छाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें लिबिडो भी है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि लिबिडो की व्याख्या उन्होंने उस रूप में नहीं किया है जिस रूप में फ्रायड ने किया है। यूंग ने लिबिडो की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए बतलाया है कि यह एक सामान्य शक्ति है जो व्यक्ति को किसी भी रूप में सामाजिक संपर्क में लाता है, चाहे वह व्यक्ति परिचित हो या न हो। इस तरह से देखते हैं कि दोनों के अनुसार लिबिडो की इच्छा की पूर्ति स्वप्न में होती है, लेकिन दोनों ने लिबिडो की व्याख्या अलग अलग ढंग से की है। इस प्रकार से देखते हैं कि जूंग का स्वप्न सिद्धांत फ्रायड के सिद्धांत से अलग हटकर स्वप्न की एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करता है।